Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 9 and the chapter first, the French Revolution, we will continue in this video. We have completed 8 part of this chapter. In last part we discussed about the directory. It was the 5-member ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि इसमें 5 मेंबर्स थे क्योंकि इसके पहले फ्रांस में रूल ऑफ टेरर हो चुका था. जो रॉबेस्पायर का पीरियड था, रिपब्लिक तो बन चुका था फ्रांस, 1793 से लेकर के 94 का जो पीरियड रहा है वो रूल ऑफ टेरर का रहा है. और रूल ऑफ टेरर का जब ये देखा कि एक पर्सन के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर होने की वजह से रूल ऑफ टेरर रहा, दैट्स वाई इसमें इम्प्रूवमेंट करते हुए अब एक डायरेक्टरी बनाई गई. डायरेक्टरी जो है वो बनाई थी वेल्थियर पर्सन ऑफ मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास, वेल्थियर पर्सन मिडिल क्लास जो था उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई डायरेक्टरी. डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स हुआ करते थे और एग्जीक्यूटिव पावर उनके हाथ में हुआ करता था क्योंकि 1 मैन एग्जीक्यूटिव पावर का रिजल्ट वो देख चुके थे. और टुडे आज हमारा जो टॉपिक है वह है कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इट मीन्स कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रिजल्ट निकला. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या रिजल्ट निकल के आए, इसके रिजल्ट अच्छे रहे या बुरे रहे, लेट्स वी डिस्कस. चेंज इन द पोजीशन ऑफ एस्टेट. एस्टेट की जो पोजीशन थी उसमें चेंजेस आए. क्या चेंजेस आए? एज वी ऑल नो दैट बिफोर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के पहले ओनली द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस, वो ही टैक्स पे किया करते थे. बट जो सेकंड और फर्स्ट एस्टेट के लोग थे वो टैक्स पे करने से फ्री थे और उनको ये प्रिविलेज मिला हुआ था. बट आफ्टर रिवॉल्यूशन जब क्रांति हुई तो उनका ये प्रिविलेज खत्म हो गया. अब जो है वो लोग को भी टैक्स पे करना पड़ता था. तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट का टैक्स पेइंग का और अदर प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया. लेट्स वी रीड पेज नंबर 7. देखो, बिफोर द रिवॉल्यूशन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट. ये बात हमें मालूम ही है कि रिवॉल्यूशन के पहले जो फ्रांस सोसाइटी है, यानी कि फ्रांस का जो समाज है जिसको ऑल रिजिम कहा गया था, एंड इट वाज द बेस्ड ऑन फ्यूडल सिस्टम. इसमें 3 एस्टेट थे और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट था वो टैक्स पे नहीं करता था. ओनली थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस. थर्ड एस्टेट के लोग ही टैक्स पे किया करते थे. द थर्ड एस्टेट कंसिस्ट ऑफ पीजेंट्स, आर्टिजन्स, लेबर्स, बिजनेसमैन, ऑफिशियल एंड लॉयर्स. ये बात भी हमें पता है कि थर्ड एस्टेट में कौन कौन से लोग होते थे कि जो लेबर है, यानी कि जो मजदूर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, फार्मर है और कुछ सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं, लॉयर और एजुकेटेड पर्सन, वो थर्ड एस्टेट में आया करते थे. अब दिस पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट सफर्ड द मोस्ट, और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे बिकॉज लॉट्स ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस वो इन्हीं के ऊपर डाला जा रहा था. एज ए रिजल्ट क्या हुआ? ये डिससेटिस्फाइड हुए. जब हम किसी चीज़ से, गवर्नमेंट के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? रिवॉल्यूशन. जब गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग कोई लॉ नहीं बनाती है, अगर हम उनके बनाए हुए लॉ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम क्रांति करते हैं. रिजल्ट क्या होता है? रिवॉल्यूशन. इसी तरीके से ही फ्रांस के थर्ड एस्टेट के लोगों ने क्या कर दिया? रिवॉल्यूशन कर दिया. और इस रिवॉल्यूशन का द मोस्ट बेनिफिट जो हुआ वो थर्ड एस्टेट को हुआ. तो द थर्ड एस्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट बिकॉज द पावर केम इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट. क्योंकि रिवॉल्यूशन के बाद अब जो पावर है वो थर्ड एस्टेट के लोगों में हाथ में आ चुका था. अंडरस्टूड? तो आफ्टर रिवॉल्यूशन द मोस्ट बेनिफिटेड ग्रुप, जो मोस्ट बेनिफिटेड एस्टेट रहा वो थर्ड एस्टेट रहा. कैसे रहा बेटा? क्योंकि उनके हाथ में अब क्या आ चुकी थी? पावर आ चुकी थी. बिकॉज पावर कैम इनटू द हैंड्स ऑफ थर्ड एस्टेट पीपल. द पीपल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट, और जो पीपल और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के थे वो इंजॉयड प्रिविलेज, जो कि बड़े मजे से उनको स्पेशल राइट्स मिल रहे थे, टैक्स पे करने से फ्री थे. उनके प्रिविलेज को अब क्या कर लिया गया? छीन लिया गया. क्या कर लिया गया? उनको एबोलिश कर दिया गया. दीज वर डिसअपॉइंटेड द मोस्ट विद द आउटकम्स ऑफ द रिवॉल्यूशन. और इस तरीके से इस रिवॉल्यूशन का आउटकम उनके लिए डिसअपॉइंटेड रहा. तो समझ में आया? एस्टेट की पोजीशन में क्या चेंज हुआ? एस्टेट की पोजीशन में ये चेंज हुआ कि पावर थर्ड एस्टेट के लोगों के हाथ में आ गया एंड द प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स का क्या हो गया? वो एबोलिश हो चुका था. नाउ इम्पैक्ट्स ऑन द पीपल ऑफ वर्ल्ड.
फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में हुई थी, वर्ल्ड के लोगों पर इसका क्या इफेक्ट रहा। इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट होना, प्रभाव होना, क्या असर पड़ा दुनिया के लोगों पर। एक्चुअल में इट इज सैड दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द मदर ऑफ अदर रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के जो अदर रेवोल्यूशन है उसकी जननी फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही कहा जाता है। लेट्स वी रीड फ्रॉम आवर बुक। The Revolution of France put great impact on the people of the world. The idea of liberty and democratic right spread from the France to the rest of the world during the 19th and 20th century. अब देखिए हमारी बुक में लिखा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वर्ल्ड के लोगों पर। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, आइडिया ऑफ इक्वलिटी, यानी कि जो विचारधारा थी इक्वलिटी की, कि सभी लोग इक्वल होंगे बिफोर द लॉ, कानून के समान, कानून के सामने सभी लोग इक्वल है। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो नेचुरल फ्रीडम होती है, इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, इसके आइडिया। एंड डेमोक्रेटिक राइट, ये सारे आइडियाज जो हुए थे, स्प्रेड जो हुए थे वर्ल्ड में, जो फैले थे 19 एंड 20 सेंचुरी में, वो सब इसी फ्रेंच रिवोल्यूशन से आगे बढ़े थे। बात समझ में आ रही है कि ये जो रिवोल्यूशन हुई थी 18 सेंचुरी में हुई थी। फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुई? 18 सेंचुरी में। बट इस रिवोल्यूशन के जो आइडिया थे कि एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन शुड एंजॉय इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल राइट का मतलब होता है राइट टू स्पीक, राइट है ना, राइट टू गो एवरीवेयर, और इस तरीके के जो फ्रीडम है वो सभी को मिलनी चाहिए। और लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट यानी कि राइट है सभी को अपने हेड को चुनने का, गवर्नमेंट को चुनने का। तो इस तरीके के आइडिया जो वर्ल्ड में स्प्रेड हुए वो इसी रिवोल्यूशन के बाद हुए थे। द फ्यूडल सिस्टम प्रेजेंट इन द अदर कंट्रीज वर एबोलिश्ड। और फ्रेंच रिवोल्यूशन से लोगों ने ये सीखा कि जब वहाँ के लोगों में नेशनलिटी की फीलिंग अराउज होने के बाद में वो फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो वर्ल्ड के लोगों ने भी सीखा कि हम भी फ्यूडल सिस्टम को किस तरह से एबोलिश कर सकते हैं। द लीडर ऑफ द कॉलोनियल कंट्रीज took inspiration from the French Revolution and led the public to the path of freedom। जो लीडर्स थे कॉलोनियल कंट्रीज़ के। अब ये कॉलोनियल कंट्रीज़ क्या होती है? कॉलोनियल कंट्रीज़ का मतलब होता है कि वो छोटी कंट्रीज जिन पर कुछ बड़ी कंट्रीज़ कंट्रोल कर लेती हैं उनके ट्रेड पर और उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर। लाइक हमारी इंडिया भी क्या थी? एक कॉलोनी कंट्री थी, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की और ब्रिटिश रूल की एक कॉलोनी बन चुका था। तो इस तरीके की जो गुलाम कंट्रीज थी जो किसी के अंडर में आ चुकी थी, उनका ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, तो इस तरह की कॉलोनियल कंट्रीज के लीडर ने क्या लिया? इन रिवोल्यूशन से कुछ मैसेज लिया, कुछ सीख ली और अपनी कंट्री के लोगों को भी फ्रीडम के लिए इंस्पायर किया। इस तरह से बात समझ में आ रही है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो लिखा है द लीडर्स ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज टुक इंस्पायरेशन फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन, यानी कि कॉलोनियल कंट्री, जो कॉलोनियल कंट्रीज थी, जिन कंट्री पर बड़ी कंट्री ने या यूरोपियन कंट्री जिसमें इंग्लैंड वगैरह इन्वॉल्व थी, उन्होंने कब्जा कर रखा था, तो उस कंट्री को आज़ाद करवाने के लिए, अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने के लिए वहाँ के लीडर्स ने इस रिवोल्यूशन से इंस्पायर ली, प्रेरणा ली और अपने लोगों को अवेयर किया अबाउट फ्रीडम। हैंस द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसीज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो एक स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, वो भी फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि इसी रिवोल्यूशन से आइडिया ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट एंड ब्रदरहुड का जो आइडिया है, जो स्पिरिट है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या हुई थी? स्प्रेड हुई थी। नाउ थर्ड जो पॉइंट है, यानी कि थर्ड इसका कॉन्सिक्वेंस है, वो है ऑरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट। ऑरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि इस फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही डेमोक्रेटिक राइट्स का ओरिजिन हुआ। इसके पहले जो कॉमन पीपल थे उनको कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे। अभी डेमोक्रेटिक राइट्स कौन कौन से थे? लेट्स वी स्टार्ट। द डेमोक्रेटिक राइट्स विच वी एंजॉय टुडे आर द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। During the revolutionary process, the common people broke up all the misleading boundaries that prevented them to enjoy their natural human right.
द ऑरिजिन ऑफ फॉलोइंग राइट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स का ऑरिजिन हुआ वो हम यहाँ पर देखेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो फ्रीडम, जो डेमोक्रेटिक राइट, जो नेचुरल राइट्स एक मानव के होते हैं, एक ह्यूमन के होते हैं, जिसको हम आज एंजॉय कर रहे हैं, जिसका मज़ा हम आज उठा रहे हैं, वो जो रिजल्ट है वो इसी फ्रेंच रिवोल्यूशन का है। यानी कि पहली बार डेमोक्रेटिक राइट्स की जो बात की गई थी वो फ्रेंच रिवोल्यूशन में कही गई थी। इस तरीके से हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स का ओरिजिन है ये रिवोल्यूशन। डेमोक्रेटिक राइट्स की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी रिवोल्यूशन के बाद हुई है। तो वो डेमोक्रेटिक राइट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स हैं which were originated after this revolution? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं वो उनको आज़ादी है कि अगर गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी हो या बुरी पॉलिसी हो उसको प्रेस में प्रिंट करने की। प्रेस यानी कि मीडिया को स्वतंत्रता। राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी का मतलब है कि हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग फ्री हैं। राइट टू डाइवोर्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आज़ाद हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा हमारा अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, और हम लोग अगर कुछ अर्न करते हैं, उस अर्निंग से हमने कुछ खरीदा है तो हम अधिकार रखते हैं उस प्रॉपर्टी पर। राइट टू वोट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है डेमोक्रेटिक राइट्स में, सबसे इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू वोट, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, हम अपने लीडर को खुद चुनें जो हम पर रूल कर रहा है, जो हमारे लिए रूल कर रहा है, और हमारे जो नियम बनाए वो हमारे अकॉर्डिंग बनाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट रहा है। तो डेमोक्रेटिक राइट्स की फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या रही है, ओरिजिन रहा है। फ्रेंच रिवोल्यूशन किस चीज़ का ओरिजिन रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स। वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो कि आज के टाइम पर बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन राइट्स के बिना हम डेमोक्रेटिक की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। नाउ फोर्थ है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन का मतलब होता है समाप्ति, खत्म होना। स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, दास बना लेना, कि पहले लोगों को कुछ पैसे दे करके या उनको खरीद लिया जाता था और वो ज़िंदगी भर उनकी गुलामी करता रहते थे। लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में ये जो सिस्टम है, स्लेवरी सिस्टम, ये कस्टम है, ये ख़त्म हो चुका था। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। जब जैकोबिन क्लब ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, ये इनका सबसे मोस्ट, क्या कह सकते हैं, रिफॉर्म कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म। मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म का मतलब है कि सबसे बड़ा क्रांतिकारी सामाजिक सुधार जो इन्होंने किया था जैकोबिन गवर्नमेंट ने फ्रांस के अंदर, वो क्या था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दासता का, गुलाम बनाकर रखने की प्रथा का खत्म कर देना। The articles such as tobacco, indigo, sugar, coffee were supplied through the French colonies in the Caribbean, Martinique and Guadeloupe and Saint Domingo. But the Europeans did not want to go and work in far off and unfamiliar land, which meant a shortage of labor. एक्चुअल में क्या था कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें टोबैको मिला सकते हैं, जैसे तंबाकू है, इंडिगो है, शुगर है, कॉफ़ी है, इनको सप्लाई किया जाता था फ्रेंच कॉलोनीज जहाँ पर फ्रेंच का कब्जा हुआ करता था उन कंट्रीज़ पर। लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि यूरोपियन वहाँ जाना नहीं चाहते थे। यूरोप कंट्री के लोग, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोग उन कॉलोनीज में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वहाँ पर क्या था, लेबर यानी कि जो मजदूर लोग थे उनकी कमी हुआ करती थी। दिस लैड अ ट्राइंगल स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। और इस तरीके से इन तीनों में, अमेरिका में, यूरोप में और अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन तीनों के अंदर स्लेव ट्राइंगल ट्रेड चलता था। स्लेव ट्रेड, स्लेव का मतलब है कि गुलाम को खरीदा और बेचा जाता था, कि लोग पैसे दे करके गुलाम खरीद लेते थे और जिंदगी भर वो उसकी क्या करता था, नौकरों की तरह काम करता था, गुलामी करता था और उसको किसी तरीके का पैसा भी नहीं दिया जाता था। द स्लेव ट्रेड स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी। और ये जो ट्रेड है, स्लेव जो ट्रेड है, ये व्यापार यानी कि गुलामों का भी व्यापार हो रहा है, इंसान भी खरीदे बेचे जाते थे। तो ये जो हुआ था स्टार्ट 17th सेंचुरी में हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ द बॉर्डेग्यू एंड द नैंड्स टू द अफ्रीका कोस्ट फॉर बाइंग द स्लेव फ्रॉम लोकल चीफ्टेंस।
लोकल चिफ्टन्स यानी कि जो लोकल सरदार होते थे, इनसे खरीद लिया जाता था गुलामों को। द स्लेव वर ब्रांडेड, चेन्ड एंड पैक्ड टाइटली इनटू द शिप फॉर द 3 months. Log voyages to the Caribbean via the Atlantic Ocean. These slaves were then sold there to plantation owners. Plantation owners का मतलब ये है कि इन स्लेव्स को फिर क्या कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था। पहले स्लेव को क्या है, वर ब्रांडेड, चेन्ड एंड पैक्ड टाइटली, इनको चेन से बंदी वगैरह बना लिया जाता था 3 महीने तक, ताकि कहीं भाग ना जाए। फिर इनको प्लांटेशन यानी कि जो बागानों में जो काम करते हैं उनके ओनर्स को बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड फॉर शुगर, कॉफ़ी, टी एंड इंडिगो इन यूरोपियन मार्केट। अब इन स्लेव का एक्सप्लॉयटेशन होता था। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि इनको पेमेंट कम दिया जाता था और इनसे काम ज़्यादा लिया जाता था, शोषण किया जाता था इनका, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता था। दिस स्लेव वर देन सोल्ड देयर टू प्लांटेशन ओनर। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल। और जब एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, उनका शोषण होने लगा, उनसे ज़्यादा काम होने लगा, तो शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो का जो फुलफिल है, इनकी जो डिमांड है वो पूरी होने लगी। यानी कि बहुत ज़्यादा इनसे बागानों में काम करवाया जाता था, कॉफ़ी वगैरह का, टी का, इंडिगो की खेती में। तो इस तरीके से वो उनकी डिमांड बढ़ने लगी, तो उस डिमांड को इनसे ज़्यादा काम करवा करके, इनको एक्सपर्ट करवा के वो डिमांड पूरी होने लगी। वाइल द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड रिजल्टेड इन फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पोर्ट सिटीज लाइक द बॉर्डेज़्यू एंड नैंट्स। तो इस तरह की पोर्ट सिटीज़ में प्रॉस्पेरिटी होने लगी। जब वो इन सब चीज़ों की डिमांड पूरी कर रहे हैं तो उनके पास में पैसा आने लगा। भाई स्लेव तो दिन रात काम कर ही रहे हैं ना, गुलाम दिन रात काम कर रहे हैं, गुलामों को उनको पैसा देना नहीं है, सिर्फ खाने को दे देना है, तनख्वाह उनको देनी नहीं है, बिकॉज वो बेच दिए गए हैं, उनको पैसा देकर के खरीद लिया गया है। वो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी, टी, इनकी क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये उग रहे हैं और इनकी डिमांड पूरी होने से उनके पास में पैसा आ रहा है। तो इस तरीके से जो पोर्ट सिटीज़ थी यूरोप की, बॉर्डेज़्यू एंड नैंट्स, यहाँ की इकोनॉमिक्स प्रॉपर्टी बढ़ने लगी। देयर वॉज हार्डली एन क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस थ्रू आउट द 18th century। लेकिन पूरे 18th century में स्लेव सिस्टम का किसी ने भी क्या नहीं किया, विरोध नहीं किया। एक्सटेंडेड डिबेट्स वर हेल्ड इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में इस मुद्दे पर डिबेट्स तो काफ़ी हुए, बहस तो काफ़ी हुए, वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, बट इट डिड नॉट इशू एनी लॉ। इस पर मुद्दे काफ़ी हुए, बहस काफ़ी हुई, लेकिन इसके ऊपर कोई लॉ, कोई कानून नहीं बना कि भाई सभी को एक जैसा राइट मिलना चाहिए। फेसिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। क्योंकि कानून क्यों नहीं बना, क्योंकि वो बिजनेसमैन इस कानून का अपोज कर रहे थे। उन बिजनेसमैन की जो इनकम है इन स्लेव्स पर बहुत ज़्यादा टिकी पड़ी थी। दिस वॉज फाइनली डन इन 1794। और जो अपोजिंग होने लगा यानी कि स्लेवरी यानी कि दास्ता जो खत्म हुई वो 1794 में खत्म हो चुकी थी। When the convention legislated to free all slaves in the French overseas territories। फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज का मतलब है कि वो टेरिटरीज, वो एरिया, वो क्षेत्र जो कि समुद्र के पार था और जिनके ऊपर फ्रांस का अधिकार था, और वहाँ पर जो गुलाम काम कर रहे थे उनको फ्री कर दिया गया कानून बना करके 1794 में। और ये जो कानून बनाया था कन्वेंशन लेजिस्लेचर ने बनाया था। ओके, 10 years later नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। और 10 साल बाद फिर से इन्होंने स्लेवरी को स्टार्ट कर दिया था। वो किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। स्लेवरी वॉज फाइनली इराडिकेटेड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। और 1848 में आते आते 1848 तक आते आते स्लेवरी पूरी तरीके से इराडिकेट हो चुकी थी। कहाँ से? फ्रांस से। अंडरस्टूड? अलॉन्ग विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 3 पॉइंट्स एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हैं। पहला था कि एस्टेट की पोजीशन में चेंज आया, दूसरा था कि वर्ल्ड के लोगों पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ा इसका, हमें डेमोक्रेटिक राइट्स जो हम लोग आज इंजॉय कर रहे हैं वो इसी से ही ओरिजिनेट हुए थे। दूसरी बात, स्लेवरी का इराडिकेशन हुआ था कंप्लीटली 1848, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही वो रिजल्ट है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।